बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। जनाब, आज है 9 जुलाई साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज हम आपसे बात करेंगे कौमी सियासत के बारे में, क्योंकि दाखिली तौर पे भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गो कि आपका भी व्यूज़ में पढ़ता रहता हूँ। आपने भी कहा था कि ज़रा कौमी सियासत के बारे में, जो अंदरूनी सियासत है उसके बारे में बात किया करें। असल में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और यकीनन आप उससे डिफ़र कर सकते हैं। वो ये है कि जो चाइना और इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ़ चाइना और इंडिया के बीच में नहीं है, बल्कि वो एक फ़रीक उसका पाकिस्तान भी है और इस रीजन में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका को एक रिलीफ़ मिला है, उसके बाद वो अगला जो टारगेट है यकीनन उसका चाइना के साथ मुकाबला है। और चाइना उसको हर जगह पे, हर मैदान में चैलेंज कर रहा है और उसको ख़तरा है कि अगर इस वक्त कोई मुल्क है पूरी दुनिया में जो अमेरिका की सुपर पावर को चैलेंज कर सकता है तो वो चाइना है। इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे जाके वो मज़ीद उसमें ऐसी डेवलपमेंट्स होनी हैं कि जिसका बरह रास्त असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा और इस रीजन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स, चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। तो उस तनाजुर में अगर उस स्टोरी को देखा जाए, क्योंकि ये सिर्फ़ चाइना और इंडिया के दरमियान कोई मामूली सरहदी तनाज़ा नहीं है, ये ग्रेट गेम है। और इस ग्रेट गेम का ताल्लुक़ CPEC से भी है और चाइना की उभरती हुई जो ताकत है उससे भी है। और चाइना और अमेरिका इस वक्त दुनिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होगी। एक चाइना ब्लॉक है और एक अमेरिकन ब्लॉक है, क्योंकि रशिया जो था वो कोल्ड वार का शिकार हुआ और उसके हिस्से बखरे हुए। लेकिन अब रशिया जो है वो वापस आ रहा है मैदान में और वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चाइना और रशिया दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा तवज्जो उस तरफ दे रहा था, लेकिन मैं कोशिश क्या करूँगा जी, एक वीडियो कौमी सियासत के बारे में हो और एक एक्सटर्नल जो रिलेशंस है उसके बारे में हो, एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में। तो कौमी सियासत के बारे में बात करते हैं जनाब। एक -1 का एक गुबार उठा था और अब वो डस्ट जो है वो बैठती जा रही है। और उस गुबार क्यों उठाया था? कुछ इत्तेहादी थे, उन्होंने ज़रा मामला कर दिया। कुछ बजट नाइट में ऐसे मामलात हुए कि जिससे ये लगा कि बस अब ये गवर्नमेंट जो है वो जाने वाली है, क्योंकि एक तो इत्तेहादी नाराज़ हो गए और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ लोगों ने सर उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो मामलात हैं वो थोड़े से वापस आ रहे हैं जनाब। जो तस्वीर बनने जा रही है वो तस्वीर बड़ी क्लियर है और ये वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया गया है कि जनाब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। और ये जो हवाइयाँ उड़ाई जा रही हैं कि इनमें इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं, उन इख्तिलाफ़ात में कोई सदाकत नहीं है। और उसकी रीज़न एक आज ताज़ा तरीन जो तस्वीर है वो है जनाब आर्मी चीफ़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और चाइना के सफ़ीर ये एक तकरीब में इकट्ठे थे। और ये तस्वीर जो है वो दाखिली सियासत के बारे में भी और एक्सटर्नल प्लेयर्स को भी बहुत अच्छा मैसेज दे के गई है। आज की तस्वीर जो है उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो एक इवेंट था, गो कि वो एक इवेंट था कोरोना, पोस्ट कोरोना सिचुएशन पे, लेकिन आर्मी चीफ़ का वहाँ पे होना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का होना और चीन के सफ़ीर का होना, तो ये काफ़ी कुछ पैगामात दे गया देने वालों को। दूसरी बात ये थी कि एक ये भी तासुर हो रहा था जनाब कि बस अब ये जो गॉडफादर, सिसिलियन माफिया और जो लूट मार का बाज़ार गर्म हुआ था और वो एक वक्ती तौर पे गवर्नमेंट का या रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला था और वो एक फ़ेज़ गुज़र गया और उसका मकसद, वाहिद मकसद ये था
کہ جناب صرف شریف فیملی کو اقتدار سے باہر کرنا تھا، پی ایم ایل این کو اقتدار سے باہر کرنا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا، وہ مقصد سالو ہو گیا۔ اب کوئی احتساب شساب نہیں ہوگا، کوئی یہ نیب شیب جو ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم کی باتیں ہو رہی تھیں، اور پیپلز پارٹی کا اپنا بل تھا، مسلم لیگ نواز کا اپنا بل تھا۔ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ جو نیب کو مطلوب ہیں یا نیب کی جن پہ نظر ہے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور نیب آرڈیننس میں ترمیم آ جائے اور ایک وسیع تر قومی مفاہمت ہو جائے، مکہ کی پالیٹکس۔ لیکن 3 شخصیات جناب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے درمیان میں رکاوٹ ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر اس تاثر کی نفی کرنے کے لیے بہت سارے تصاویر اور بہت سارے پیغامات اور بہت سارے میسیجز گئے۔ این سی او سی کا اجلاس ہوا، اور این سی او سی کے 100 دن مکمل ہوئے، اور اس میں پھر ایک تقریب ہوئی، اس میں بھی سول ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وفاقی وزراء اور عسکری قیادت ایک چھت پہ نظر آئی۔ پھر ایک اور تصویر آئی، اس میں بھی ایک چھت پہ نظر آئی۔ پھر ایک نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں سب آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں پھر آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا وزٹ عمران خان کا، آرمی چیف وہاں پہ، پھر جناب ایک اور تصویر آتی ہے۔ تو یہ ساری تصاویر اور یہ سارے ایونٹس سمجھانے والوں کے لیے کافی تھے کہ اس وقت پاکستان میں کسی قسم کی کوئی سیاسی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور وزیر اعظم عمران خان کو البتہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ضرور اپنے جو ہے طرز حکمرانی، طرز سیاست، اس پہ ریویو کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے بطور اپوزیشن لیڈر کے پالیٹکس کرنا، ایک ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری پالیٹکس کرنا، تو ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ یہی ہے کہ انہیں اپنی ٹیم کو تھوڑا سا ری آرگنائز کرنا پڑے گا۔ ایک چیز ہو گئی جی۔ اس کے بعد جو میں آپ کہہ رہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی، کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے جی، یعنی کہ فل بینچ تھا سپریم کورٹ کا، سربراہ تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان، اور انہوں نے بڑا واضح میسیج دے دیا کہ جناب فوری طور پہ 5 احتساب عدالتیں جو خالی پڑی ہیں ان کے جج تعینات کریں، پھر 120 احتساب عدالتیں نئی قائم کی جائیں، اور جو 1200 سے زیادہ نیب ریفرنس پینڈنگ ہے ان کا فیصلہ جلد از جلد کیا جائے، 90 ڈیز کے اندر کیا جائے۔ یہ انہوں نے آرڈر پاس کیا، اور پلس نیب کے چیئرمین کو بھی کہا ہے کہ جی آپ بھی اپنی تجاویز لے کے آپ کا نمائندہ حاضر ہو 1 ہفتے کے اندر اندر۔ وفاقی سیکرٹری قانون کو بھی کہہ دیا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد خان میدان میں اترے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان پھر میدان میں اتری ہے، اور اب وہ اونرشپ لے رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کی کہ یہ ہر صورت میں بڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ خود اندازہ کر لیں کہ جس کام کو سپریم کورٹ آف پاکستان خود اپنی دسترس میں لے لے اور اس کی مانیٹرنگ شروع کر دے، اس کی سپرویژن شروع کر دے، تو پھر وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اور جسٹس گلزار احمد خان صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 2022 تک چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، 2020 پورا، 2021 پورا، اور 2022 کے اوائل تک یہ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے، اور ان کے بعد جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب آئیں گے چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو یہ چیز ایک آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو شادیانے بجائے جا رہے تھے وہ شادیانوں پہ اب پانی پھرنے والا ہے۔ اب دوبارہ پاناما کے وقت جو ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا وہ دوبارہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور کیونکہ چیئرمین نیب بار بار کہہ چکے تھے کہ یہ کوئی 1000 ارب روپے کی کیسز ہیں جن میں 1000 ارب روپیہ ریکور ہو سکتا ہے، اور
1200 से ज़ायद रेफरेंस हैं, तो लिहाजा एक तो ये ज़हन में रखिए जी। एक बहुत बड़ी ख़बर थी जो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, इसके अब आने वाले इसका मैसेज क्या गया ये आगे जाके बताता हूँ। आज फिर इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में जी था पेट्रोलियम प्राइसेस। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब जी, उनको बुला लिया गया, वो गए आज क्योंकि पहले अपेयर नहीं हो रहे थे। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी, उन्होंने भी एक बहुत ऑर्डर पास किया है, और वो ये है कि जो पेट्रोलियम क्राइसिस है, पेट्रोलियम क्राइसिस, इसमें बहुत कुछ हुआ है। ये जो अभी हाल ही में पेट्रोलियम की कीमतें गिरीं और उसके बाद पेट्रोल गायब, और उसके बाद फिर 24 घंटे के नोटिस पे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी गई और पेट्रोल वापस आ गया। ये सब कुछ क्या था? ये बिलियंस का खेल खेला गया पाकिस्तान के अवाम के साथ। अरबों रुपए का, अरबों का नहीं खरबों रुपए का खेल खेला गया। तो ये खेल कैसे खेला गया, इसमें कौन कौन मुलव्विस है, इसमें इक़्तिदार के ईवानों में कौन कौन था, और इसमें कौन कौन सा कार्टेल था, वो सारा कुछ लाहौर हाई कोर्ट ने मांग लिया है। एक कमीशन बनाया जा रहा है, कमीशन के सरबराह का नाम पूछा गया है, और अगर गवर्नमेंट नाम देने में नाकाम रही तो फिर ये काम लाहौर हाई कोर्ट ख़ुद करेगी। तो जनाब एक ये और मैसेज कि मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग नहीं चलेगी, और किसी भी कार्टेल को ये काम नहीं करने दिया जाएगा, वो खा शुगर हो, खा आटा गंदम हो, या पेट्रोलियम प्राइसेस वाले हों, या IPPs वाले हों। एक चीज़ हो गई। फिर जनाब एक आगे बढ़ें, और अब ये सारी तस्वीर जब सामने आ गई, जब हर जगह पे देखा अपोजिशन ने कि आर्मी चीफ़ वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म के साथ अस्करी क़यादत, नेवल चीफ़, एयर चीफ़, DGISI, ये मुसलसल बंद कमरे के मुज़ाकरात चल रहे हैं, मीटिंग चल रही हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान, इस रीजन की, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, और इसमें फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में हर एतबार से स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये एक वाज़ेह मैसेज। और CPEC का जो ये वाले अगले 3 साल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स आने हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं, मुआहदे हो चुके हैं, और इफ्तिताई तकरीबात हो चुकी हैं, संगे बुनियाद रखे जा चुके हैं। तो अगले 2 से 3 साल बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बैरूनी अनासर कोशिश करेंगे कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे इंडक्ट हों, उनके पसंद के गवर्नमेंट्स आएँ यहाँ पे। तो इसको कैसे डिफ्यूज़ करना है, ये रियासत पाकिस्तान का काम है कि वो कैसे बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करते हैं। उस सारी तस्वीर का ये असर हुआ है सारे इवेंट्स का, कि अब पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ जी, अपोजिशन की APC, वो एक बार फिर शिकार हो चुकी है इल्तवा का, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ को भी नज़र आ रहा है कि -1 का कोई चक्कर अभी तक नहीं हो पा रहा। अभी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी थी, उस पर भी सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो हम तहरीक अदम एतमाद लाए थे वो वाला हशर दोबारा हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैसेजेस जा चुके हैं। तो मैंने कहा आपको शेयर कर लूँ कि आने वाले दिन बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह मैं जी आइंदा से एक कौमी सियासत, इंटरनल सिचुएशन और एक एक्सटर्नल सिचुएशन के बारे में आपसे बात किया करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।